नमस्कार, मैं अमित मौर्य। आप देख रहे हैं केजीएन लाइव न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जहां जनपद लखीमपुर खीरी में स्वामी प्रसाद मौर्य का भाजपा पर तीखा हमला। बोले, जो कभी चाय बेचता था वह आज देश बेच रहा है। लखीमपुर खीरी 17 जून 2025 को अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री और नेता प्रतिपक्ष रह चुके स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को लखीमपुर खीरी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। प्रेस वार्ता दोपहर करीब 12:30 बजे पुराना होमगार्ड ऑफिस के पास कृष्णा मैरिज हॉल में आयोजित की गई, जिसमें मौर्य ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार युवाओं के रोजगार नहीं दे रही, शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह व्यापार बना दिया गया। गरीब और ग्रामीण परिवार को बच्चों की शिक्षा से दूर रखने की साजिश चल रही, ताकि वे कभी नौकरी मांग ना सके। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने विवादित बयान में कहा, जो कभी चाय बेचता था वह आज देश बेच रहा है। यह टिप्पणी करते हुए मौर्य ने केंद्र सरकार की नीतियों को देश विरोधी बताते हुए कहा कि भाजपा का असली चेहरा अब जनता के सामने आ रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि देश की संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है और लोकतंत्र को एक व्यक्ति के इशारे पर चलाया जा रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौर्य के साथ पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने आगामी चुनाव में भाजपा को हराने के लिए जनता से एकजुट होने की अपील की। लखीमपुर खीरी जनपद से अमित मौर्य, एडिटर इन चीफ की खास रिपोर्ट। क्योंकि आज पूरा देश और प्रदेश समस्याओं से अटापटा है, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी है, महंगाई आसमान पर है। गरीबी का आलम यह है कि 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके अटक गई है। 27,000 प्राथमिक विद्यालय उत्तर प्रदेश में बंद हुए, जो योगी सरकार की असफलता का सबसे जीवंत मिसाल है। वहीं पर भाजपा सरकार किस तरीके से ग्रामीण शिक्षा को खत्म करने पर आमादा है, उसकी नीयत का भी पता लगता है। महंगी शिक्षा के माध्यम से गांव, गरीब, मजदूर, किसान के बेटे बेटियों को उच्च शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। पूरा उत्तर प्रदेश जंगल राज में तब्दील हो गया है। जाति और धार्मिक उन्माद पैदा कर जाति और धार्मिक आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। एक और जहां पर SC, ST, OBC, मुस्लिम माइनॉरिटीज के नौजवानों की आए गए दिन हत्या, बहन बेटियों के साथ बलात्कार की घटना आम हो गई है, वहीं पर दूसरी ओर मुस्लिम समाज के कब्रिस्तानों, मदरसों पर सरकार दुर्भावना से ग्रसित होकर के जबरियन कब्जा कराने पर आमादा है। कहीं बुलडोजर चल रहा है तो कहीं मौखिक अतिक्रमण के नाम पर उसको खाली कराया जा रहा है। अभी महमदी गांव में, पचगवां थाने के महमदी गांव में, वहां पर एक कब्रिस्तान पर कुछ भूमाफियाओं के इशारे पर पुलिस प्रशासन और तहसील प्रशासन कब्जा करा रही है। अभी जानकारी मिली कि आज ही वहां पर पुलिस प्रशासन बुलडोजर लेके उस कब्रिस्तान पर कब्जा करने के लिए पहुंच गया है, जो सैकड़ों साल पुराना कब्रिस्तान है। स्वाभाविक रूप से अभी हमारा पूरे प्रदेश में अभियान चल रहा है, लोगों को भाजपा के धोखे से सावधान करने के लिए। साथ ही साथ जनता के साथ जो जुड़ जाते अत्याचार अन्याय हो रहा है, उनके बीच में खड़ा होने का मैं प्रयास कर रहा हूं। आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाओं पर यद्यपि जहां भी मुझे पता लगता है, मैं स्वयं पहुंचता हूं या मेरे पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जाता है। आगे चल करके इस प्रकार के सरकार द्वारा किए जा रहे भेदभाव का कड़ा पुरजोर विरोध भी होगा। 2027 में सभी 403 विधानसभाओं पर हमारी तैयारी चल रही है, लेकिन मकसद हमारे पास बड़ा है। उत्तर प्रदेश बचाओ, भाजपा हटाओ। इसलिए भाजपा हटाने के लिए, उत्तर प्रदेश बचाने के लिए यदि कभी किसी से हाथ लाने की आवश्यकता पड़ेगी तो लाइक माइंडेड लोगों से हाथ लाने में भी हम कोई गुरेज नहीं करेंगे। जातिवार जनगणना
जब तक व्यवहारिक रूप में अमली जामा नहीं ले लेता, अभी हम केंद्र सरकार का इसको चुनावी हथकंडा मानते हैं। इसलिए अभी हमारी नजर है कि भाजपा सरकार जातिवार जनगणना को जमीनी हकीकत के रूप में कब करने के लिए तैयार होती है। क्या आपको लग रहा है समाजवादी पार्टी जो विपक्ष में है, क्या मुख्य भूमिका निभा पा रही है? सही बात तो यह है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के किसी भी सड़क गली कूचे में नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि भाजपा और सपा का एजेंडा एक है। भाजपा हार्ड हिंदू बनने की राजनीति कर रही है, तो अखिलेश यादव साफ हिंदू बनने का लड़ाई लड़ रहे हैं। भाजपा भी आरक्षण विरोधी है। आज SC ST OBC का आरक्षण शून्य स्वाभाविक कर दिया है, तो समाजवादी पार्टी भी आरक्षण विरोधी रही है, जिसने SC ST के प्रमोशन में आरक्षण को खत्म करने का पाप किया था। कहीं पे अगर निमंत्रण मिलता है समाजवादी पार्टी से गठबंधन, तो वो विपक्ष की पार्टी है, क्या उससे गठबंधन हो सकता है? क्योंकि मेरी मान्यता है भाजपा और सपा दोनों एक हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी के भी गुंडाराज को और जंगल राज को जनता ने देखा है। आज योगी सरकार के गुंडाराज और जंगल राज को उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, इसलिए जंगल राज चलाने वाले इन दोनों पार्टियों के सरगनाओं के साथ हाथ मिलाने का कहीं दूर दूर तक कोई प्रश्न नहीं उठता है। कल डिप्टी सीएम कल आए थे नीतीश शर्मा जी, उन्होंने कहा जो विपक्ष बोलता है तो वो पाकिस्तान की सुर्खियां अगर माननीय दिनेश शर्मा जी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? देश और प्रदेश का मीडिया मोदी मीडिया हो गया है। अगर कोई मीडिया निष्पक्ष न्यूज निकालता है तो उनको आपत्ति क्यों है? सही बात सुनना भी चाहिए और ये कहकर के सही बात को दबाने की कोशिश करने से बाहर आना चाहिए। उनका कहना था कि जो विपक्ष बोलता है उसको जो पाकिस्तान में अखबार है उनकी सुर्खियां बनता है, विपक्ष बोलता है। अब दिनेश शर्मा जी पाकिस्तान के नागरिक हैं या भारत के नागरिक? वो पाकिस्तान का अखबार पढ़ते हैं या भारत का अखबार पढ़ते हैं? दिनेश शर्मा को खुद तय करना चाहिए कि वो पाकिस्तानी है या भारतीय। इसलिए बेतुकी बयानबाजी करके अपने पापों पर चादर डालने की कोशिश नहीं करें। अपनी जनता पार्टी के प्रावधान में संविधान सम्मान एवं जनहित पुकार यात्रा पूरे प्रदेश के भ्रमण पर निकली। 5वें चरण की यात्रा में हम लखीमपुर के पड़ाव पर हैं। अभी यहाँ से हम प्रस्थान करेंगे सीतापुर के लिए और सीतापुर के विभिन्न विधानसभाओं से होते हुए बाराबंकी में आज ही शाम तक एंट्री करेंगे। इस चरण का कार्यक्रम 18 तारीख को पूरा होगा, जिसमें प्रदेश के 35 जिले अब तक इस यात्रा से आच्छादित हो चुके हैं। शेष बचे हुए जिलों में विभिन्न चरणों के माध्यम से ये यात्रा लगातार चलती रहेगी। इस यात्रा का मुख्य मकसद है आज डबल इंजन की भाजपा सरकार में पूरे देश में सबसे बड़ी समस्या नौजवानों के सामने खड़ी हुई है, क्योंकि सरकार की नीतियों के चलते सरकारी नौकरियों की भर्ती पर अप्रत्यक्ष रूप से रोक लगी है, जिसके कारण करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, जिनके सामने रोटी के बिलाले पड़े। नौकरी देने के नाम पर हाईली क्वालिफाइड नौजवानों को आउटसोर्सिंग की नौकरी दी जाती है 8,000, 10,000, 12,000। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीटेक, बीबीए, एमबीए, ऐसे क्वालिफाइड लड़कों को जहां 8,000, 10,000, 12,000 पर नौकरी दी जाती है,
एक ओर तो श्रम का शोषण हो रहा है और दूसरी ओर 8,000, 10,000, 12,000 तनख्वाह पाने वाला आउटसोर्सिंग कर्मचारी क्या खाएगा, क्या बचाएगा, अपने बच्चों को कहां से पढ़ाएगा, अपने माता पिता पत्नी के लिए कपड़े और उनकी तीमारदारी की व्यवस्था कहां से करेगा? सरकार के पास का कोई जवाब नहीं। वहीं दूसरी ओर बेतहाशा महंगाई बढ़ी है। आजादी के बाद महंगाई अब तक सबसे शीर्ष पर है, जिससे आम लोगों का जीना दुर्भर हो गया। आज यूं कहिए, मोदी सरकार इस देश को गरीब, लाचार, बेबस, कंगाल बना रही है। एक और करोड़ों नौजवानों को बेरोजगार बना करके दर दर भटकने की बस्तियां पैदा कर रही है और दूसरी ओर 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके अटक गई। क्या 80 करोड़ जनता जिसकी जिंदगी का आधार 5 किलो 10 किलो चावल है, क्या अपने बेटे बेटी को विश्वविद्यालय भेजने, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट बनाने, IAS, IPS या जज, वैज्ञानिक बनाने का सपना कभी देख सकता है क्या? एक और मोदी जी हम लोगों को, देशवासियों को गुमराह कर रहे हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे और दूसरी ओर इस भारत को गरीबों और बेरोजगारों का अड्डा बना रहे हैं, जिससे विश्वगुरु बनने का सपना तो कभी पूरा होने वाला नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, भाजपा सरकार की मेहरबानी से ये देश गरीब, कंगाल, बदहाल, गरीब और लाचार जरूर बना है। यह तो माननीय प्रधानमंत्री जी अपने अच्छेदार भाषणों में किसान को अन्नदाता कहते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में लाभकारी मूल्य देने का वादा करने के बावजूद भी आज तक किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिला। 3.5 साल से किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर के दिल्ली शंभू बॉर्डर पर धरना पर बैठे हैं। 800 से ज्यादा किसान अब तक शहीद भी हो गए हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री का, केंद्र सरकार का दिल नहीं पसीजा कि कम से कम किसानों के उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दें। उल्टे छुट्टा जानवर किसानों की फसल को चर के चौपट अलग कर रहे हैं, जो किसानों पर आफत का पहाड़ एक अलग से टूटा है। यही नहीं, इन छुट्टा जानवरों के आतंक और कहर से आए गए दिन किसी न किसी राहगीर को मौत के घाट उतार दिया जाता है। कभी कभी छुट्टा जानवरों के चलते दुर्घटना होती है, दुर्घटना में लोगों की जाने जाती है, कभी कभी पूरा परिवार उसका शिकार बन जाता है। लेकिन योगी सरकार बड़ी बड़ी बात तो करेगी, जमीनी हकीकत से उसका कोई नाता रिश्ता नहीं। आज योगी सरकार आजादी के बाद से लेके अब तक के सबसे असफल मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के साबित हुए, जिनके नेतृत्व में मात्र 4 महीना पहले 27,000 प्राथमिक विद्यालय एक मुफ्त बंद किए गए। 27,000 स्कूल एक साथ बंद किया जाना सरकार की असफलता का एक जीवंत मिसाल है। वहीं पर भाजपा सरकार किस तरीके से ग्रामीण शिक्षा को पूरी तरीके से ठप्प करने पर आमादा है, उसकी भी एक झलक इससे लगती है। यही नहीं, शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जा रहा है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिससे आम जनता अपने बेटे बेटियों को विश्वविद्यालय में पढ़ाने की स्थिति में नहीं है। यानी महंगी शिक्षा से गांव, किसान, गरीब, मजदूर के बेटे बेटियों को
उच्च शिक्षा से वंचित करने की एक घिनौनी साजिश की जा रही है। भाजपा सरकार की सोच है कि ना लोग पढ़ लिख के आएंगे न नौकरी मांगेंगे, इसलिए गांव की शिक्षा पूरी तरीके से खत्म हो रही है और महंगी शिक्षा के माध्यम से गांव के लोगों को उच्च शिक्षा से वंचित करने की सरकार की योजना है। यही नहीं, हम लोगों की सरकारों में जब भी हम मंत्री रहे 50 पैसा 1 रुपया 2 रुपए में पर्ची बनती थी मरीज को और 6 महीने उस पर निःशुल्क उसको दवाइयां मिलती। आज गरीब मरीजों के लिए अस्पतालों में दवा लगा रहे। यही नहीं, आज सबसे बड़ा ताजुब तो ये हो रहा है कि जब मोदी ने कहा था हम अपने पिताजी की चाय की दुकान पर चाय बेचते थे और प्रधानमंत्री बनने के बाद कई मौकों पर उन्होंने इसका हवाला भी दिया, तो लोगों को खुशी हुई कि चाय बेचने वाला तो प्रधानमंत्री बन रहा, लेकिन चाय बेचने वाला देश बेच रहा है। जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, देश के अनेकों सरकारी संस्थान, प्रतिष्ठान, विभाग एक एक करके निजी हाथों में बेचे जा रहे हैं। जैसे देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सभी रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, LIC जैसी बड़ी संस्था अब तक अदानी अंबानी जैसे फैली शाहों के हाथों में अरबों खरबों की संपत्ति कौड़ियों के भाव बेचने की जाती है। कल्याणकारी सरकारों की ये जिम्मेदारी होती है और पहले ऐसा होता भी रहा कि निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करती है। जब निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण होता था तो रोजगार के अवसर सृजित होते थे, नए रोजगार मिलते थे, नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें और बढ़ जाती थी। लेकिन आज मोदी सरकार में उल्टी गंगा बह रही है। ये ऐसी सरकार है जो राष्ट्रीय विभाग संपत्तियों संपदा को निजी हाथों में बेच रही है। यानी जिन नौजवानों को कभी उम्मीद थी कि हम बड़ा सरकारी विभाग में सरकारी नौकरी करेंगे, अब आगे भी वो भविष्य में सरकारी नौकरी कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फैली शाहों की नौकरी पर वो सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉई का तगमा उन पर नहीं लगेगा। आज हर मामले पर ये सरकार फेल हुई है। जनता की जवाबदेही जो उन्होंने कहा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सभी के विश्वास का गला घोट दिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 एवं 51J में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि धर्म, वर्ण, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो। ताजुब है कि संविधान की कसम खाने वाले संवैधानिक पदों पर बैठे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी रोज हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, मस्जिद मंदिर, मस्जिद मंदिर, मस्जिद मंदिर की रट लगा करके हिंदू मुसलमान भाईचारों को तार तार करने में लगे। हिंदू मुसलमानों में दूरी बनाने की लगातार कोशिश जारी है। हिंदू मुसलमान भाईचारा को नफरत की जहर बोकर के खत्म करने पे सरकार आमादा है। स्वाभाविक रूप से हम उस भारत देश के वासी हैं जहां पूरे देश में एक संदेश जाता था, वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन उसी भारत में आज जाति उन्माद, धार्मिक उन्माद पैदा करके जाति आधार पर, धार्मिक आधार पर बड़े पैमाने पर सरकार द्वारा भेदभाव किया जा रहा है। आज लगातार इस प्रकार की आपराधिक घटनाओं की बाढ़ आई है। विशेष रूप से SC, ST, OBC चुनाव में भाजपा के लोग बड़े प्यार से कहते हैं, हिंदू की दुहाई देकर हिंदू के नाम पर SC, ST, OBC जो वोट देते वक्त हिंदू होता है, लेकिन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने के बाद इनकी नजर में
वो इनका दुश्मन बन जाता है। अगर वाकई में SC ST OBC को हिंदू मानते होते तो SC ST OBC का आरक्षण शून्य और निष्प्रभावी नहीं होता। आज SC ST OBC का आरक्षण जो भारतीय संविधान पर होता है उसको शून्य और निष्प्रभावी कर दिया गया। यहाँ तक कि सामान्य मेरिट से ज्यादा अंक लाने वाले SC ST OBC के नौजवानों को इंटरव्यू में नॉट फाउंड सुटेबल कहकर के बैरंग वापस कर दिया जा रहा है। ये जाति आधार पर घृणा, नफरत, भेदभाव का एक जीवंत मिसाल है। यही नहीं, इसके साथ ही साथ आज इन पर बेतहाशा आपराधिक घटनाएं बढ़ी। अभी इसी हफ्ते में चित्रकूट में एक बाल समाज की बेटी के साथ बलात्कार की घटना हुई। जिन पुलिस कर्मियों ने पीड़िता को न्याय दिलाने की कोशिश की, अपराधी को जेल भेजा, वो सारे के सारे पुलिस थाना चौकी इंचार्ज, कोतवाल, CO सबको सस्पेंड कर दिया गया। भाजपा और सपा के दबाव में जो अपराधियों को बचाने की मुहिम चलाई, उसमें सारे पुलिस अधिकारी जो ईमानदारी से काम किए थे उनको लाइन हाजिर किया पहले, फिर बाद में सस्पेंड कर दिया। एक जात विशेष के अधिकारियों को सभी पदों पर बैठा दिया। SP, CO, कोतवाल और चौकी इंचार्ज सब एक बिरादरी की। ये नंगा नाच शायद किसी भी सरकार में कभी नहीं देखने को मिला जो आज योगी सरकार में देखने को मिल रही। उल्टे पीड़िता के पिता, चाचा और एक अन्य परिवारजन को जेल भेज दिया। जहां पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए वहां पीड़िता के पिता, चाचा और अन्य परिवारजनों को भाजपा सपा के दबाव में अपराधियों को बचाने के चलते जेल जाना पड़ा। वहीं पर अभी 4 दिन पहले 4 साल की एक बच्ची के साथ दरिंदगी हुई, जो 1 हफ्ते तक बांदा मेडिकल कॉलेज में एडमिट थी, वो 14 तारीख को दम तोड़ा। इसी तरीके से घाटमपुर में 5 वर्षीय बालिका के साथ कुशवाहा समाज की बेटी थी, उसके साथ दरिंदगी हुई, जो कानपुर के हाईलाइट अस्पताल में अभी भी 1 हफ्ते से बेहोशी हालत में पड़ी हुई। अभी एक घटना की जानकारी मिली। चित्रकूट में मऊ थाने अंतर्गत एक गांव है पिरोहू, जहां पर एक खंगार बिरादरी का व्यक्ति अपने नाम के आगे सिंह लगा दिया। भाजपा के कुछ उपद्रवियों ने उसको इसलिए मार मार के मौत की घाट उतार दिया कि तुमने सिंह टैटू क्यों लगा। यह मौत की घाट उतार दिया। और यही नहीं, अभी मैं जब लखीमपुर आ रहा था, हरदोई के रास्ते से जब मैं मोहम्मदी में प्रवेश किया तो वहां पर थाना पशगवा, गांव मोहम्मदपुर में हमें सैकड़ों मुस्लिम समाज के लोग मिले। सैकड़ों साल पुराना पुश्तैनी कब्रिस्तान, जो कुछ भूमाफियाओं की जिस पर काली नजर है, भूमाफियाओं से लंबी रकम लेकर के पुलिस प्रशासन और तहसील प्रशासन बुलडोजर लेकर के कब्जा कराने पहुंचा था। लेकिन उस समय मौके पर गांव वालों तथा मौके पर राजा सिद्धार्थ जी के पहुंच जाने पर तत्कालिक प्रभाव से बुलडोजर चलना तो रोक दिया गया। 1 हफ्ते का समय दिया। अभी जानकारी मिली कि फिर उस पर कब्जा करने की तैयारी चल रही है। इसी प्रकार से उसी दिन जब हम गोमती नदी क्रॉस किए तो वहां मोहम्मदी थाना के ग्राम अमीन नगर में, जहां पर किसी एक व्यक्ति ने गोकशी की, जिस व्यक्ति ने गोकशी की उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए, जेल जाना चाहिए, गुंडा एक्ट लगाइए या कोई भी कड़ी कार्रवाई करिए, किसी को आपत्ति नहीं। वहां पर जिन लोगों का गोकशी कोई निर्णय नहीं, ऐसे 20 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। और 10 लोग उसमें ऐसे हैं
जो उस दिन गांव में मौजूद भी नहीं थे। यानी निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया गया और अब उन पर गुंडा एक्ट लगाने की कार्यवाही प्रचलित। ये है धर्म के आधार पर भेदभाव का एक नंगा नाच जो आपके ही जनपद में हो रहा है। इसी प्रकार से आज जितनी भी समस्याएं हैं सरकार उसकी अनदेखी करती है। आज आपके लखीमपुर खीरी में शाम को हमें सफाई कर्मी मिले बड़े पैमाने पर। उन सफाई कर्मियों से रात में भी जबरदस्ती ड्यूटी की जाती है और उनके ईपीएफ का पैसा उनके खाते में नहीं जाता। भाई मेहनत तो आप भरपूर लेते हो, दिन में भी लेते हो, रात में भी लेने की कोशिश कर रहे हो, ईपीएफ का पैसा उनके खाते में क्यों नहीं जा रहा? यानी बिचौलिए आज सफाई कर्मी जैसे निचले पायदान के कर्मियों की ईपीएफ का पैसा, उनकी मेहनत खून कमाई का पैसा जो सरकार देती है बिचौलिए निकाल रहे हैं, वो बेचारे मरहूम हो रहे हैं। यानी उनको नहीं मिल रहा है जिनको मिलना चाहिए। आउटसोर्सिंग कंपनियां या बिचौलिए ऐसे धन को टकार रहे हैं। सरकार को फुर्सत नहीं है ऐसे मामलों पर गंभीरता से देखे, विचार करे और साथ ही साथ सफाई कर्मियों का पैसा उनके खाते में जाए, ईपीएफ उनके खाते में जाए, इस बात को सुनिश्चित करें। आज पूरे प्रदेश में ये जो अफरा तफरी का माहौल चल रहा है उसको देखते हुए हमने मानवर कांशीराम साहब के जन्मदिन 15 मार्च को लखनऊ के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल से इस यात्रा की शुरुआत की। यानी 15 मार्च से प्रारंभ हुई यात्रा 5वें चरण की यात्रा तक प्रदेश के 35 जिलों को आच्छादित कर लेगी। शेष जिलों में ये यात्रा अनवरत इसी प्रकार से आगे चलती रहेगी। मकसद है कुंभकर्णी नींद सोने वाली भाजपा सरकार को जगाना, संविधान के साथ हो रहे छेड़छाड़ से लोगों को आगाह करना। एक बार उन्होंने संविधान बदलने की नापाक कोशिश की थी, लेकिन संविधान बचाने वालों ने मोदी सरकार को बैसाखी पे लाके खड़ा कर दिया। नतीजा हुआ संविधान तो बच गया, लेकिन संविधान पर अभी भी खतरे के बादल मंडरा रहे। इसीलिए संविधान सम्मान एवं जनहितों कार्य यात्रा के माध्यम से मैं देश और प्रदेश की जनता को जहां हो रहे धोखे से सावधान करने के लिए निकला हूं, वहीं पर कुंभकर्णी नींद सोने वाली सरकार को जगाने के लिए भी ये मेरी यात्रा काम करेगी। सुधरे तो सुधरे, अन्यथा 2027 का हमारा लक्ष्य होगा। 2027 विधानसभा चुनाव भाजपा की विदाई का चुनाव होगा। इस बात को ध्यान में रख करके ऐसी सरकार जो देश और प्रदेश में बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, किसान समस्या, छुट्टा जानवरों का आतंक, स्कूलों का बंद होना, देश बेचा जाना और साथ ही साथ महंगी शिक्षा, आज के विरोध में हमारा यह अभियान जारी रहेगा। और साथ ही साथ 2027 में अपनी जनता पार्टी के नेतृत्व में बन रहे लोक मोर्चे के माध्यम से हम जनता के साथ धोखा करने वाली भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे और अपनी जनता पार्टी के नेतृत्व में बन रहे लोक मोर्चा की सरकार बनेगी। आकाश आनंद को फिर से बागडोर देनी है, कैसे देखते हैं इसको, क्या होकर पाएंगे? देखिए, आकाश आनंद जी राजनीति में अभी बहुत नए, हमारी उनके प्रति शुभकामनाएं, लेकिन मैं अपेक्षा करता हूं कि बार बार आकाश आनंद को बहन जी राजनीति से जो बाहर कर देती है, इससे आकाश आनंद की प्रतिभा कुंठित होती है। वो अगर महत्व दे रही हैं और भी महत्व दें, लेकिन दी गई महत्व को काट पीट के बराबर न कर दें,
ये मैं बहन जी से अपेक्षा करता हूँ, क्योंकि आकाश आनंद राजनीति का नया खिलाड़ी है, अभी नया कदम रखा है, इसलिए बड़े भाई होने के नाते या राजनीति में वरिष्ठ होने के नाते हमारी उनके प्रति शुभकामनाएं हैं और बधाई कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि लक्ष्य हमारे पास बड़ा है, भाजपा हटाओ उत्तर प्रदेश बचाओ, इसलिए उत्तर प्रदेश बचाने के लिए यदि लाइक माइंडेड लोगों से हाथ मिलाने की आवश्यकता पड़ी तो उससे हम कोई विरोध नहीं करेंगे, यद्यपि लोक मोर्चा इसकी पहल कर चुका है। प्रदेश में कई जिलों में आप गए, रैलियां की, तो क्या जो राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी, जो पोलिटिकल जस्टिस पार्टी है, इसके साथ भी आपके अलायंस हुआ कि आप सीटें इसके साथ भी करेंगे? क्योंकि अभी जिन 9 पार्टियों ने मेरे नेतृत्व में काम करने का ऐलान किया है, वो सभी पार्टियों ने बिना शर्त मुझे समर्थन दिया और सारा फैसला मेरे ऊपर छोड़ दिया। इसलिए जिस भी पार्टी का जहां प्रभाव होगा हम उसकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि हमारा नारा ही है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम सभी समाज के लोगों को हिस्सेदार बनाएंगे, क्योंकि अपनी जनता पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मनोहर घनश्याम के विचारों पर चल रही है, इसलिए उनके विचारों का अनुसरण करते हुए हम सभी समाज के लोगों को राजनीति के हिस्सेदार बना करके हुक्मरान बनाने में हिस्सेदार भी बनाएंगे।